गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी लैंड लॉ की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने लास्ट चैप्टर 3 को कंप्लीट किया था, सेक्शन 8, 9 एंड 10। और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 10 के बारे में बात करी थी। जो लैंडलॉर्ड यानी कि भूस्वामी के अधिकारों को बता रहा था कि वो कैसे इमीडिएट पोजीशन प्राप्त कर सकता है अपने निवासी परिसर पर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 कंसिस्ट करता है दो सेक्शंस को, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, और बात करता है अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसके लिए प्रक्रिया। इट मींस वो किराएदार जिसको की प्रीमाइसेस से इलीगली एविक्ट कर दिया गया है, अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया है, उसका क्या अधिकार है उसके बारे में तो बताता है सेक्शन 11। और उस अधिकार के तहत जो रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष जो जाएगा और रेंट ट्रिब्यूनल जो प्रोसीजर अपनाएगा वो प्रोसीजर बताया गया है सेक्शन 12 में। तो इस तरह से दोनों सेक्शन 11 और 12 वो बात करते हैं इलीगली एविक्टेड टेनेंट के बारे में, उस किराएदार के बारे में जिसे अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 11 के बारे में। सेक्शन 11 कहता है वो टेनेंट जिसको इलीगली एविक्टेड कर दिया गया है, अवैध रूप से बेदखल किराएदार। कब कहेंगे उसे अवैध रूप से बेदखल किराएदार? जब उसे विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या अदरवाइज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया से अन्यथा बिना उसकी सहमति के, विदाउट हिज कंसेंट, उसे क्या कर दिया गया है? एविक्ट कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है, बेकब्जा कर दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अन्यथा जब किराएदार को उसकी सहमति, उसकी कंसेंट के बिना एविक्ट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, तो अब ऐसा किराएदार क्या कर सकता है? वो रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष जाएगा। क्या दायर करेगा? पिटीशन दायर करेगा। क्या दायर करेगा? पिटीशन। वो रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष अर्जी दायर कर सकता है। और भाई क्या अभी अर्जी दायर कर सकता है? कितने समय में कर सकता है? जिस दिन उसको बेदखल किया गया है या बेकब्जा किया गया है उस दिन से, यानी कि उसकी डेट ऑफ एविक्शन से, बेदखल किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एविक्शन। ये ध्यान रखने की बात है। क्या कह रही है धारा 11? धारा 11 कह रही है कि इलीगली एविक्टेड टेनेंट यानी कि बेदखल रूप से अवैध रूप से बेकब्जा किया गया किराएदार, जिसको कि अवैध रूप से बेकब्जा किया गया। अब अवैध रूप से बेदखल किया गया कब कहा जाएगा? जब उसको विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अन्यथा निकाला गया, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या अदरवाइज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और उसकी बिना सहमति के भूस्वामी ने उसको बेदखल कर दिया है, निकाल दिया है। अब वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? किराया अधिकरण के समक्ष जाएगा। दूसरी बात क्या करेगा? वहां पर अर्जी फाइल करेगा, पिटीशन दायर करेगा। अब ये पिटीशन को कब दायर कर सकता है? जिस दिन उसको बेदखल किया गया उस दिन से 30 दिन की अवधि के भीतर। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि सेक्शन 11 कह रहा है बेदखल किया हुआ जो किराएदार है वो रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष जाएगा और वहां पर अर्जी प्रस्तुत करेगा जिस दिन से उसको बेदखल किया गया या बेकब्जा किया गया है उस दिन से 30 दिन की अवधि के भीतर। क्लियर हो गई बात? और बेदखल वो बेकब्जा या इलीगली एविक्टेड कब कहलाएगा? जब उसको विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट हिज कंसेंट अलग किया जाए। यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये तो सेक्शन 11 है। अब सेक्शन 12 इसके आगे बताता है कि जैसे ही वो कहां चला गया? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? रेंट ट्रिब्यूनल प्रोसीजर जो प्रोसीजर अपनाएगा, भाई वो भी तो प्रोसेस करेगा, वो भी तो यदि सही है तो उसको उसका अधिकार दिलाएगा, नहीं है तो मना कर देगा। तो यहाँ पर अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या प्रक्रिया अपनाएगा वो प्रक्रिया बता रखी है आपको सेक्शन 12 में। तो आज आइए देखते हैं सेक्शन 12 क्या कहता है। सेक्शन 12 बात करता है सबसे पहले सबसेक्शन में कि जो इलीगली एविक्टेड टेनेंट है, इलीगली एविक्टेड टेनेंट रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष
समक्ष जाएगा, अपनी पिटीशन लगाएगा और पिटीशन के साथ में वो एक एफिडेविट लगाएगा, शपथ पत्र लगाएगा और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज जो आवश्यक हो, जिनको वो जरूरी समझता है कि ये मुझे कब्जा दोबारा से पुनः कब्जा दिलाने में सहायक होंगे, वो भी उनको अटैच करके ग्रैंड ट्रिब्यूनल के समक्ष लगाएगा। तो इस तरह से सेक्शन 12 का सब सेक्शन फर्स्ट बात करता है टीनेंट की, कि टीनेंट क्या करेगा, टीनेंट ग्रैंड ट्रिब्यूनल के समक्ष जाएगा, क्या लगाएगा, क्या दायर करेगा, अर्जी दायर करेगा और उस अर्जी के साथ में वो क्या क्या लगाएगा, एफिडेविट, एफिडेविट लगाएगा यानी कि शपथ पत्र और डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। कौन से दस्तावेज लगाएगा, जिनको वो आवश्यक समझता है कि ये दस्तावेज लगाना जरूरी है। तो पिटीशन, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट से तीनों का क्या करेगा, वो ग्रैंड ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर करेगा। ग्रैंड अर्जी जो दायर करेगा उसके साथ में दोनों चीजें संलग्न करेगा। अब सब सेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 में ग्रैंड ट्रिब्यूनल के सामने वो अर्जी आ गई, उसकी पिटीशन आ गई, एफिडेविट आ गए और जो जरूरी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो आ गए। अब ग्रैंड ट्रिब्यूनल क्या करेगा, तो सबसेक्शन 2 यहाँ पर ग्रैंड ट्रिब्यूनल द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में बताता है। अब ग्रैंड ट्रिब्यूनल नोटिस इशू करेगा, किसको करेगा, टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को नोटिस इशू करेगा। अब देखो यहाँ पर ग्रैंड ट्रिब्यूनल क्या करेगा, जैसे ही सबसेक्शन 1 के तहत उसके सामने अर्जी आती है, किराएदार की अर्जी आती है, वैसे ही वो किराएदार की अर्जी की कॉपी, अर्जी की प्रति, एफिडेविट की प्रति और उन दस्तावेजों की प्रति, इन तीनों को संलग्न करके एक नोटिस भेजेगा लैंडलॉर्ड को। यहाँ मैं ये चार्ट बना देती हूँ, विद इन 21 डेज नोटिस भेजेगा, 21 दिन के भीतर भीतर और उससे ये अपेक्षा करेगा कि भाई आप जब अपना जवाब पेश करें और जवाब के साथ आप शपथ पत्र भी दें। लैंडलॉर्ड से अपेक्षा करेगा कि लैंडलॉर्ड अपना जवाब प्रस्तुत करे, शपथ पत्र दे और यदि कोई दस्तावेज जो भूस्वामी जमा करवाना चाहता है वो भी वहां जमा करवाए। और यहाँ पर जो इस नोटिस की तामील जो कराई जाएगी, इस नोटिस की जो तामील कराई जाएगी लैंडलॉर्ड के ऊपर, वो अधिकरण या सिविल न्यायालय का जो तामील करता है उसके द्वारा और जो आपकी रसीदी रजिस्ट्री डाक है उसके द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 21 दिन के भीतर भीतर नोटिस इशू हो गया। अब आ जाइए थर्ड सबसेक्शन पर। थर्ड सबसेक्शन, अब मामला किसके पास चला गया, लैंडलॉर्ड के पास। अब लैंडलॉर्ड के पास जैसे ही नोटिस दिया, लैंडलॉर्ड क्या करेगा, अपना रिप्लाई देगा। क्या करेगा, रिप्लाई देगा। यहाँ ये तो हो गई नोटिस की बात। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिप्लाई। कौन रिप्लाई कर रहा है, बाय लैंडलॉर्ड। किसके द्वारा रिप्लाई किया जाएगा, भूस्वामी के द्वारा। अब भूस्वामी के पास को जैसे ही तामील की गई इस नोटिस की, जैसे उसके पास सूचना पहुंची, भूस्वामी जो है 10 दिन के भीतर भीतर, विद इन 10 डेज, पहले तो वो क्या करेगा, भूस्वामी अपना जवाब, लैंडलॉर्ड जो है वो खुद अपना रिप्लाई प्लस उसके साथ में एफिडेविट प्लस उसके साथ में जो भी आवश्यक समझता है वो डॉक्यूमेंट्स, इन तीनों को सबसे पहले टीनेंट पर तामील करवाएगा और टीनेंट पर तामील करवाने के बाद 10 दिन के भीतर भीतर अपना जवाब ग्रैंड ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश करेगा। तो 10 दिन के भीतर भीतर जवाब देगा ही। अब जैसे ही इसने 10 डेज के भीतर रिप्लाई दिया, वैसे ही अब टीनेंट के पास आ गया मामला। टीनेंट क्या करेगा, यदि टीनेंट चाहे तो वो इस जवाब का प्रत्युत्तर यानी कि रिप्लाई का री-रिप्लाई दे सकता है विद इन 7 डेज। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये लैंडलॉर्ड ने अपना रिप्लाई, अपना जवाब, अपने शपथ पत्र, दस्तावेज टीनेंट को तामील करवाए, उस तामील होने के दिन से 7 दिन के भीतर भीतर विद इन 7 डेज टीनेंट जो है वो उसका री-रिप्लाई दे सकता है। ये जरूरी नहीं है, अगर वो प्रत्युत्तर देना चाहता है ना तो देगा वो। अगर वो कोई री-रिप्लाई देना चाहता है टीनेंट तो ही देगा, अगर नहीं देना चाहता तो मत दे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझा रही हूँ मैं, यहाँ तक समझ में आई बात कि 10 दिन के भीतर भीतर ये अपना जवाब पेश करेगा। अब जैसे ही लैंडलॉर्ड ने अपना जवाब, शपथ पत्र और दस्तावेज किस पर तामील करवाएगा, वो पहले तो किराएदार को। जैसे ही उसे तामील करवाए, तामील करने के 7 दिन के भीतर भीतर वो अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा, कौन, टीनेंट। अब जैसे ही टीनेंट ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया, उस दिन के अब क्या होगा, ग्रैंड ट्रिब्यूनल के पास
का दिन निश्चित करेगी कि इस दिन सुनवाई होगी। सुनवाई का दिन निश्चित करेगा कौन? रेंट ट्रिब्यूनल। और ये कह रखा है कि जब टेनेंट द्वारा री रिप्लाई जिस दिन दिया गया, जो जिस दिन को जिस तिथि को टेनेंट द्वारा री रिप्लाई दायर किया गया, उस दिन से 15 दिन के भीतर की अवधि होनी चाहिए डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, 15 डेज, विद इन 15 डेज। ये जो जिस दिन इसने री रिप्लाई दिया उस दिन से 15 दिन के भीतर की अवधि क्या होगी? डेट ऑफ हियरिंग। रेंट ट्रिब्यूनल जो सुनवाई की तिथि डिसाइड करेगा, वो सुनवाई की तिथि जो है टेनेंट द्वारा री रिप्लाई किए जाने के 15 दिन के भीतर की होनी चाहिए। और ये जो डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड करेगा। अब इसके बाद इसमें कहा गया है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है जिस दिन पहली बार यहाँ पर जिस दिन लैंडलॉर्ड पर नोटिस की तामील की गई थी, स्टार्टिंग में की गई थी ना, हमने पढ़ा था ना, जिस दिन लैंडलॉर्ड पर नोटिस की तामील की गई थी उस तिथि से 90 दिन के भीतर विद इन 90 डेज, उस तिथि से 90 दिन के भीतर इस सारी कार्यवाही को रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? डिस्पोज करेगा, इसका निस्तारण करेगा। ठीक है, तो इस कार्यवाही का निस्तारण वो कितने दिन के भीतर करेगा? रेंट ट्रिब्यूनल 90 दिन के भीतर इस मामले को, इस मैटर को डिस्पोज करेगा। ये जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली गई है। तो इसके बाद क्या हो गया? विद इन 90 डेज। अब दोबारा समझ लीजिए 90 डेज कहां से? जिस दिन भूस्वामी के ऊपर, पहली बार हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था ना, जिस दिन भूस्वामी पर नोटिस की तामील की गई थी उस तिथि से 90 दिन के भीतर किराया अधिकरण द्वारा मामले का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सबसेक्शन 3। देन इसका एक सबसेक्शन और रह गया है, सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बात करता है, अब आगे रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? यदि रेंट ट्रिब्यूनल को आवश्यक लगता है तो रेंट ट्रिब्यूनल संक्षिप्त जांच करवाएगा, स्मॉल इंक्वायरी। रेंट ट्रिब्यूनल क्या करवाएगा? यदि उसको लगता है आवश्यक तो स्मॉल इंक्वायरी करवाएगा। किस बारे में? इस बारे में कि क्या वाकई किराएदार को अवैध रूप से बेकब्जा किया गया है, अवैध रूप से उसको बेदखल किया गया है। और अगर रेंट ट्रिब्यूनल ऐसा पाता है कि किराएदार को अवैध रूप से बेकब्जा किया गया है तो वहां पर वो उसको कब्जे के प्रत्यावर्तन का आदेश देगा। वो किराएदार के रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन का ऑर्डर इशू करेगा। रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, कब्जे के प्रत्यावर्तन का आदेश जारी करेगा। प्लस यदि रेंट ट्रिब्यूनल को लगता है कि किराएदार को असुविधा हुई है, भाई उसको बेकब्जा किया था तो उसको असुविधा होगी, तो उसको अगर कोई असुविधा हुई है और रेंट ट्रिब्यूनल जरूरी समझता है तो भूस्वामी से किराएदार को एडिक्वेट कंपनसेशन भी दिलवाएगा। गिवन एडिक्वेट कंपनसेशन बाय द लैंडलॉर्ड। भूस्वामी से उसको एडिक्वेट कंपनसेशन भी दिलवाएगा, जो भी रेंट ट्रिब्यूनल आवश्यक समझे। जरूरी नहीं है, यदि रेंट ट्रिब्यूनल आवश्यक समझे तो। और इसके अलावा कब्जे के तुरंत प्रत्यावर्तन का सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। प्लस रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन का सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा। किसके द्वारा? रेंट ट्रिब्यूनल को, कि भाई अब जो है किराएदार तुरंत कब्जा इसका प्राप्त कर ले, इसके संबंध में वो प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा? सेक्शन 11 और सेक्शन 12, ये दोनों सेक्शन कंबाइंड करके ही पढ़े जाते हैं। सेक्शन 11 जहां बेकब्जा किए हुए किराएदार के बारे में बताता है कि वो कितनी अवधि में रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष पिटीशन दायर करेगा। सेक्शन 12 रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए जाने वाले प्रोसीजर के बारे में बताता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है तो इन पर कंबाइंड क्वेश्चन बनता है। तो 11 और 12 आपको इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़िए, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।